बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गोश्त खा खा के आप लोगों की हलक से आवाज भी नहीं निकल रही। क्या चीज? जब बोर होते हैं तो गोश्त खा लेते हैं। मैं जब बोर होता हूँ साइकिल चला लेता हूँ, बदोबदी कर लेते हैं। तो उम्मीद है जी आप सब लोग बखैर वफियत होंगे। आप लोगों की ईद अच्छी गुजर गई होगी। ईद में आपने रिवीजन्स कर ली होंगी, आपने गोल्ड मेडल लेने की तैयारियां कर ली होंगी, गोश्त बकरे को गोल्ड मेडल देने की तैयारियां होगी होंगी। गोश्त खा खा के अलग आपके बंद हो गए, आवाज आपकी निकल नहीं रही। तो अब हम अपने जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बेसिकली ऑडिट फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग है, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। दिस इज बेसिकली चैप्टर नंबर 14 और इसमें आपके जो सिलेबस है उसमें कुछ एग्जीक्यूशन वाला एरिया भी इंक्लूडेड है, कुछ आपका फाइनलाइजेशन वाला भी फाइनलाइजेशन वाला एरिया भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए ये चैप्टर 14 एक सेपरेट चैप्टर नहीं है, बल्कि जो लर्निंग्स आपने अभी तक की हैं उसका एंड कंक्लूजन यहाँ पे आके होता है, और इसके साथ कुछ प्रोसीजरल पॉइंट है, उसी चीजें भी यहाँ पे आपको फर्दर देखनी पड़ती हैं। हमने ऑडिट करना था, तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या था? ओपिनियन देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एविडेंस क्या होता है? सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट और एविडेंस। जब इसकी वैल्यूएशन करते हैं तो यहां पे क्या निकलती हैं? स्टेटमेंट किसके वजह से हो सकती हैं? और यहां पे फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है? ओपिनियन। यानी हमने कहां पहुंचना है? ओपिनियन पे पहुंचना है। अब देखिए, यहां से स्टार्ट करके हम कहां पहुंचेंगे? ओपिनियन पहुंचेंगे। क्या स्टेटमेंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपने ले ली है? व्हाट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट? ऑल्दो कि हमने इसको फर्दर अभी और डिटेल में कुछ चीजों को डिस्कस करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यहां पे क्लियर हो चुका होगा। क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएटनेस की बात हो गई है? क्या एविडेंस की बात हो गई है? हो गई है ना? अब यहां पे जब हमने कहा स्टेटमेंट, तो यहां पे एक और भी थी, वो क्या थी? स्कोप लिमिटेशन भी थी। यानी कि एविडेंस ऑब्टेन हो जाए तो फिर स्टेटमेंट्स होती हैं, अगर एविडेंस ऑब्टेन ही ना हो तो फिर क्या होता है? स्कोप लिमिटेशन होता है। यानी कि आपने एविडेंस के अंदर स्कोप लिमिटेशन देखनी है, एविडेंस के अंदर मिसस्टेटमेंट देखनी है, फिर उसकी बेस के ऊपर आपने डिसीजन करना है कि एविडेंस मेरे पास ऑब्टेन हो गया है या नहीं हुआ। अगर हो गया तो क्या मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। उसके बाद फिर हम किस पे जाते हैं? ओपिनियन पे जाते हैं। तो ये एक किस तरह से आपका इंपैक्ट चलता है, फिर जाके आपका काम कंप्लीट होता है। अब इसको दूसरे एंगल से देखें। एक तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब ये दूसरा एंगल है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करना है, सबसे पहले क्या करता है? प्लानिंग। प्लानिंग से क्या आइडेंटिफाई होती हैं? रिस्क। रिस्क असेसमेंट पे क्या किया जाता है? अप्रोच। अप्रोच क्या होती है? व्हाट इज कॉल्ड द अप्रोच? द प्रोसीजर्स दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड ऑन द आइडेंटिफाइड रिस्क इज कॉल्ड द अप्रोच। इस रिस्क को किस तरह से मिटिगेट करना है, इस रिस्क के ऊपर हमने क्या प्रोसीजर लगाने हैं, दिस इज कॉल्ड द अप्रोच फॉर रिस्क। अप्रोच के बाद क्या किया जाता है? एविडेंस ऑब्टेन किया जाता है। एविडेंस किस चीज के ऊपर? इन रिस्क के ऊपर। एविडेंस क्या होता है? सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट एविडेंस होता है। उसमें फिर क्या होता है? आपकी क्या कहती है, स्कोप लिमिटेशन आती है और मिसस्टेटमेंट आती है। फिर इन दोनों की वजह से आप क्या लेते हैं? अपनी ओपिनियन पे
इंपैक्ट लेते हैं। ये दो बेटा क्रिटिकल एरियाज मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाए हैं। यहां टॉप डाउन अप्रोच है, यहां बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ओपिनियन देना। अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ओपिनियन देना। अब ये आपका होलिस्टिक व्यू है। होलिस्टिक व्यू क्या होता है कि हमने ओपिनियन देने के लिए एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होते हैं, यानी कि स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है और मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। ये आपका एक होलिस्टिक व्यू है। इसकी एप्लीकेशन यहां पे आती है। जारी बात है मैंने जो ओपिनियन देनी है उसके लिए फिर मुझे जारी बात है टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं, हम ज्यादा एरियाज पे ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क्स। तो सबसे पहले हमने प्लानिंग की, प्लानिंग में हमने क्या आइडेंटिफाई किया, रिस्क। रिस्क के ऊपर हमने क्या बनाई, अप्रोच। अप्रोच के ऊपर हमने क्या ऑब्टेन किया, एविडेंस। फिर आगे एक सारा काम शुरू हो गया। अब जब आप इंशाल्लाह ऑडिट फॉर्म्स में जाएंगे, आई प्रे कि आप लोग बिग 4 में, बिग 3 में या किसी टॉप रेटेड फॉर्म के अंदर जाएं, तो आप वहां पे जाके देखेंगे कि जो ऑडिट के स्टेप्स होते हैं वो इसी तरीके से परफॉर्म हैं। क्योंकि जो ऑडिट के सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो चुके हुए हैं अब फर्म्स के अंदर, उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट है वो इस तरीके से ही होती है। तो जो ऑडिट के 5 स्टेप्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो बेसिकली आपके ऑडिट के सॉफ्टवेयर की ही डिपिक्शन है। तो उसके अंदर तरीके से 5 स्टेप्स को कंक्लूड करता है, वैसे ही मैंने आपको ऑडिट के 5 स्टेप्स को वहां पे करवाया हुआ है। तो यहां तक किसी का कोई इतराज है तो बात कर सकते हैं जी, यहां पे कोई चीज नहीं है अभी तक जी। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ओपिनियन देते वक्त जो मेन फोकस होता है वो होता है एविडेंस के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है। मिसस्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखें मैंने ऑलरेडी अगर आप लोगों को पढ़ाया भी हुआ है तो कोई बात नहीं, जब तक आपको रिवाइज होकर चीजें समझ नहीं आएंगी उस वक्त तक आप इस एरिया को समझ नहीं सकेंगे। बेटा स्कोप लिमिटेशन और मिसस्टेटमेंट में सबसे पहले एक डिफरेंस को समझें। इसमें एविडेंस है, इसमें है। एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने बताना है कि स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है। एक कंपनी है, उसका जो मॉडल है वो रिवैल्यूएशन है फिक्स एसेट्स का। फिक्स एसेट्स के लिए मॉडल कौन सा यूज करते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं। कंपनी की 8 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से 5 की रिवैल्यूएशन अवेलेबल और 3 की रिवैल्यूएशन रिपोर्ट नॉट अवेलेबल। ये जो 5 की रिवैल्यूएशन अवेलेबल है, इनकी जो फेयर वैल्यू है वो 50 मिलियन है और कैरिंग वैल्यूज इनके ऊपर आपकी 35 मिलियन है और 15 मिलियन का सरप्लस है। मैनेजमेंट कहती है कि हमने 15 मिलियन के सरप्लस को रिकॉर्ड नहीं करना। आप बताएं यहां पे मिसस्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? गौर से स्टेटमेंट को पढ़ें, दोबारा सोचें। बेटा सबसे पहले देखें व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 516 कि when a class of assets are under the revaluation model then the whole class will be under the revaluation model. तो here is the issue, 8 प्रॉपर्टीज टोटल हैं, 5 की रिवैल्यूएशन रिपोर्ट अवेलेबल है, 3 की रिवैल्यूएशन रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। So there is scope limitation with respect to 3 प्रॉपर्टीज। 3 की रिवैल्यूएशन रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है ना, जब रिवैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं है तो आप किस से कंक्लूड कर सकते हैं कि वहां पे वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? तो 3 प्रॉपर्टीज पे क्या है आपकी स्कोप लिमिटेशन।
अब बात आ जाते हैं कि पीछे जो 5 प्रॉपर्टीज उनमें क्या है। उन 5 प्रॉपर्टीज में 50 मिलियन की फेयर वैल्यू है और 35 मिलियन की कैरिंग वैल्यू, 15 मिलियन का सरप्लस है जो मैनेजमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहती। यहां पे क्या है, यहां पे मिस स्टेटमेंट है। यानी इस एक स्टेटमेंट के अंदर दोनों एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। वन इज रिलेटिंग टू स्कोप लिमिटेशन एंड द वन इज रिलेटिंग टू द मिसस्टेटमेंट। स्कोप लिमिटेशन क्यों? क्योंकि जब आप क्लास ऑफ एसेट्स की बात करते हैं तो कंप्लीट क्लास को रिवैल्यूएशन किया जाता है, सिर्फ स्पेसिफिक चंद एसेट्स को रिवैल्यू नहीं किया जाता। हमारे पास 5 की रिपोर्टें अवेलेबल है लेकिन 3 की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो वी रिमेन अनेबल टू कंक्लूड कि कंपनी के इन जो अपने एसेट्स हैं इसमें कोई वैल्यूएशन का इशू है या नहीं है, तो हमारे पास एविडेंस ही नहीं है। ये बात समझ आ गई आपको? आप लोग सही तरीके से नहीं पढ़ते, हालांकि आप लोगों को ये चीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी, सिर्फ उसने गुजरने वाली बॉय ने ये बात आइडेंटिफाई किया। बेटा मैंने जब पूरी स्टेटमेंट दिया है, क्या स्टेटमेंट देता तो आएगा सिर्फ इस बात पे आता है। जब मैंने 5 में से 3 के ऊपर बात कर दी नहीं है तो मैंने कौन सा आपको कहा है, मैंने तो ओवरऑल सिचुएशन की आपको की बात की। मैंने ये थोड़ी कहा कि सिर्फ इसको एवेलुएट करें। क्या आप देखें, एग्जामिनर की बात आपने हमेशा बात याद में रखनी है। अगर वो आपको कह दे कि आप इस सिचुएशन को किस तरह से डील करेंगे तो भी सारा आपके लिए एप्लीकेबल है। और अगर आपको सिर्फ वो ये कह दे कि आप बताएं कि जो 3 प्रॉपर्टीज हैं इससे रिलेटेड क्या इशू होगा, तो फिर आप उसमें स्कोप लिमिटेशन की सिर्फ बात करेंगे। अगर वो कह दे सिर्फ आप बताएं कि जो 5 प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन में डिफरेंस है वो रिकॉर्ड नहीं मैनेजमेंट कर रही, उसके ऊपर आप अपने कमेंट कर दें, उसको आप किस तरह से डील करेंगे। फिर आपने सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखना है। और आप एक बात याद रख लें, ये आज से 5 साल पहले तो सवाल ऐसे आ जाते थे कि अब इस सिचुएशन में ऑडिटर किस तरह से डील करेगा। अब वो कहता है ओवरऑल सवाल के अंदर कि भाई आप इस पूरी पोजीशन में किस तरह से डील करेंगे। पहले ये कहता था कि ये डिफरेंस इन फेयर वैल्यूएशन है, इसके ऊपर आप किस तरह से डील करेंगे। 3 प्रॉपर्टीज की वैल्यू नहीं करवाई, इसको किस तरह से डील करेंगे। स्पेसिफिक हो जाता था, आपको आंसर करने में आसानी होती थी। डायरेक्शन है ना कि मैंने ये स्पेसिफिक आंसर करना तो बात कंप्लीट हो जाएगी। यहां पे क्या है, ऐसी बात नहीं है। अब आपको पूरी सिचुएशन को समझना है। कंपनी का स्टॉक है, स्टॉक पड़ा है थर्ड पार्टी के पास। मैनेजमेंट कहती है आप जाके स्टॉक काउंट कर लें। लोकेशन है बॉर्डर एरिया। आप कहते हैं बॉर्डर एरिया पे जाना सिक्योरिटी रिस्क है, बहुत ज्यादा हम नहीं जा सकते। स्कोप लिमिटेशन है या तुम्हें बोलूं कि जाके टूटे हुए जहाज में बैठ जाओ हैं, तो फिर मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है कि तुम्हें ऊपर पहुंचाना। जब ऑडिटर ऊपर पहुंच जाएगा तो रिपोर्ट भी खलास हो जाएगी। तो बेटा यहां पे भी स्कोप लिमिटेशन है। थिन मार्जिन होता है सवाल के अंदर, एक थिन लाइन होती है जिसकी बेस के ऊपर दोनों में डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप चीजों को समझ के नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। अब जरा, क्योंकि ये एग्जांपल्स हमारी चलती रहनी है, अब असल में जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो है स्टेटमेंट। किसको समझ, एक रिपोर्टेड फिगर्स होती हैं, रिपोर्टेड चीजें होती हैं, एक एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होती है। कोई भी अमाउंट डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन या क्लासिफिकेशन, क्या बात हो रही है, कोई भी अमाउंट रिपोर्टेड, कोई भी डिस्क्लोजर रिपोर्टेड, कोई भी प्रेजेंटेशन रिपोर्टेड, कोई भी क्लासिफिकेशन रिपोर्टेड। रिपोर्टेड से मुराद क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि डिफरेंस बिटवीन, किस में डिफरेंस, रिपोर्टेड फिगर्स में, रिपोर्टेड डिस्क्लोजर्स में, रिपोर्टेड प्रेजेंटेशन में, रिपोर्टेड क्लासिफिकेशन में, और जो होनी चाहिए थी एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उन दोनों में डिफरेंस क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाती है। आपकी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी है फेयर वैल्यूएशन मॉडल की।
कंपनी को फेयर वैल्यू लॉस आ जाता है। जब फेयर वैल्यू लॉस आता है तो उसको क्या करना पड़ता है? एक्सपेंस आउट करना पड़ता है। अब मैनेजमेंट ने कहा कि हमने एक्सपेंस आउट नहीं करना, तो रिपोर्टेड फिगर में क्या एक्सपेंस है? नहीं। एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क I-16 क्या कहता है कि वहां पे उसको रिपोर्ट करना चाहिए। तो इसका क्या हुआ? यहां पे एक डिफरेंस आ गया, किसमें? रिपोर्टेड फिगर में और एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में। तो ये क्या बन गया आपका? मिसस्टेटमेंट बन गई। ये क्या बन गई? मिसस्टेटमेंट बन गई। कंपनी ECL मॉडल लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल लगाना पड़ता है फॉर द डाउटफुल डेट्स। फॉर द डाउटफुल डेट्स, जिसका पुराना नाम प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट होता था, उसका नया नाम क्या है? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ECL की प्रीमियम के अंदर एस्टिमेट होता है। क्या होता है? एस्टिमेट होता है। अब आपने एक एस्टिमेट को डिटरमिन किया अपने तरीके से। जाहिर बात, जब एस्टिमेट करते हैं तो ऑडिटर क्या करता है? पॉइंट एस्टिमेट बनाता है एज पर द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग। जाहिर बात, ऑडिटर भी उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। और एक वो फिगर है जो मैनेजमेंट ने बनाई हुई है, दोनों में क्या है? डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? वो भी मिसस्टेटमेंट होगी। वो भी क्या होगी? मिसस्टेटमेंट होगी। कंपनी का लोन है, कंपनी के लोन के कोवेनेंट ब्रीच हो गए, उस लोन क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगी? करंट लायबिलिटी में आ जाएगा सारे के सारे लोन। अब जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं कि लोन को कहां दिखाएं? लोन को कहां दिखाएं? लोन को कहां दिखाएं? करंट लायबिलिटी में। मैनेजमेंट कहती है हमने करंट लायबिलिटी में नहीं दिखाना, तो क्लासिफिकेशन में क्या हो गया? क्लासिफिकेशन में डिफरेंस आ गया। किसमें? रिपोर्टेड फिगर्स में और एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये क्या बनेगी? आपकी स्टेटमेंट बनेगी। IS-24 रिक्वायर करता है कि रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना है, इवन देयर इज नो बैलेंस नो ट्रांजैक्शन। यू हैव टू डिस्क्लोज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड द टाइप ऑफ, उसके साथ जो आपकी ट्रांजेक्शन नॉर्मली होती है वो आपके बीच में डिस्क्लोज करनी है, चाहे आपका बैलेंस है नहीं है, ट्रांजैक्शन है नहीं है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट अपने दो रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करती, तो क्या है? प्रेजेंटेशन। बात समझ आई आपको? अब क्या है कि जो मैनेजमेंट ने रिपोर्ट नहीं किया लेकिन रिपोर्ट होना चाहिए था, उन दोनों में क्या आ गया? गैप। उन दोनों में जब गैप आए तो गैप क्या कहलाता है? मिसस्टेटमेंट। बात समझ आई आपको? आपने एडवांसेस दिए हैं टू द सप्लायर्स। आपने दिए हैं किसको? सप्लायर्स, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग क्या है? नॉन करंट एसेट है। आपके एडवांसेस किसके लिए हैं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हैं। अब आपने अपने पास उन सारे के सारे एडवांसेस को करंट एसेट में दिखा दिए, तो क्या है? प्रेजेंटेशंस की क्या दिखा दिया आपने? करंट एसेट्स में। क्लासिफिकेशन क्या दिखा दी? करंट एसेट्स में। एक्चुअली वो क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। होना क्या चाहिए था? करंट। किया क्या है? नॉन करंट। होना क्या चाहिए था? नॉन करंट। किया क्या है? करंट। यहां पे क्या आ गया? डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है? मिसस्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिसस्टेटमेंट सिर्फ अमाउंट्स की नहीं होती, मिसस्टेटमेंट प्रेजेंटेशन की भी होती है, मिसस्टेटमेंट क्लासिफिकेशन की भी होती है, मिसस्टेटमेंट डिस्क्लोजर की भी होती है। ये बात समझ आ गई आपको? तो ये हो गया मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन। ये आ गई आपकी मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन। मिसस्टेटमेंट क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मिसस्टेटमेंट के ऊपर ही सारे आपके लेक्चर्स आगे चलने हैं। आगे आते टाइप्स ऑफ misstatement. One is factual, second is judgmental, and third is projected. ये तीन तरह की आपकी मिसस्टेटमेंट्स होती हैं। तीन तरह की आपकी मिसस्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट इज फैक्चुअल। फैक्चुअल वो हैं जिनके ऊपर कोई इतराज नहीं है, जिन पे कोई इतराज नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने 20 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ सेल के अंदर, या सेल रिटर्न की एंट्री नहीं पास की हुई, तो सेल रिटर्न बुक होनी चाहिए थी, सेल रिटर्न बुक नहीं हुई, तो अब कंफर्म है इस पर कोई इतराज किसको होगा? कोई इतराज होगा इसके ऊपर? कोई जजमेंट है इसमें? नहीं। एक एसेट है, एसेट यूज में है, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे। सबको पता है डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए, वहां पे तो कोई वो है ही नहीं है, आपका जजमेंट का एरिया इंक्लूडेड नहीं है, एसेट यूज में भी है, तो क्या है? फैक्चुअल है। जजमेंटल क्या होती है? जजमेंटल होती है जिसमें जजमेंट्स का एलिमेंट इंक्लूडेड हो। फॉर एग्जांपल एस्टिमेट्स।
अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं? जजमेंटल होते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं? जजमेंटल होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम इंपेयरमेंट की बात करते हैं तो इंपेयरमेंट में हम किसको कंपेयर करते हैं? कैरिंग वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अब यहां पे वैल्यू इन यूज को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें आपके अजम्पशंस होती हैं। उन अजम्पशन की बेस के ऊपर कैश फ्लोज बनती हैं और वो कैश फ्लोज फिर एक डिस्काउंट रेट के ऊपर आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है कैश फ्लो की, वो क्या बन जाती है? आपकी वैल्यू इन यूज बन जाती है। अब जाहिर बात है वैल्यू यूज को डिटरमाइन करने में जजमेंट का एलिमेंट इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ रेट है, फॉर एग्जांपल आपकी एक्सपेंशन के प्लान है, फॉर एग्जांपल आपका करंट एसेट्स की जो आपके करंट मौजूदा एसेट्स हैं इनको किस तरीके से यूटिलाइज करें, यूटिलाइजेशन का प्लान डिफरेंट हो सकता है। तो यहां पे क्या होगा? देखें, जब हम एस्टिमेट्स की बात करते थे तो हमने क्या कहा था? एक एस्टिमेट मैनेजमेंट का है, दूसरा एस्टिमेट ऑडिटर अपने तरीके से डिटरमाइन करता है। एक एस्टिमेट मैनेजमेंट ने बनाया, दूसरा ऑडिटर पॉइंट एस्टिमेट बनाता है। मैंने पॉइंट एस्टिमेट आपको एक्सप्लेन किया था। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है कि ऑडिटर के मुताबिक अगर अजम्पशंस को चेंज किया जाए, अगर ऑडिटर अपने तरीके से एस्टिमेट निकालता है तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी? एक एस्टिमेट मैनेजमेंट ने अपने तरीके से डिटरमाइन कर लिया है, एक एस्टिमेट जो ऑडिटर है उसने अपने तरीके से डिटरमाइन कर लिया है। दोनों में क्या होगा? गैप। दोनों में क्या होगा? गैप होगा। अब वो गैप जाहिर बात है जजमेंट भी तो उसमें इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कहती है मेरी 15% की ग्रोथ होगी, अब आप कहते हैं नहीं 12% की ग्रोथ होगी, 3% का डिफरेंस है। अब मैनेजमेंट के पास अपने पैरामीटर है जिसकी बेस पे 15% जस्टिफाइड है, आपके पास अपने पैरामीटर है जिसकी बेसिस पे अपनी आपकी जजमेंट आपके पॉइंट्स जो है वो मौजूद हैं। अब दोनों में क्या है? गैप है। अब उस गैप की वजह से क्या आ गया? जजमेंट में इशू आ गया। जजमेंट में इशू है तो उसकी वजह से क्या है? मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो वो मिसस्टेटमेंट क्या कहलाएगी? जजमेंटल मिसस्टेटमेंट कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? जजमेंटल मिसस्टेटमेंट कहलाएगी। जी, किसी और को समझ ना आया हो। फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की बात करें। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में मैनेजमेंट ने कहा कि जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मरने का रेशो, मरने की रेशो। मरने की रेशो मैनेजमेंट ने कहा जी 1% है उन लोगों की जो 50 ईयर प्लस होंगे। ऑडिटर कहता है नहीं, मरने की रेशो जो है वो 2% है। क्या है ये? जजमेंट वाला एलिमेंट है ना। तो ये क्या है? जजमेंट है। तो जहां पे भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आ जाते हैं वहां पे क्या आ जाती है? आपकी जजमेंट आ जाती है। तो जजमेंट के डिफरेंस की वजह से जो भी स्टेटमेंट्स हो उनको क्या कहा जाता है? जजमेंटल मिसस्टेटमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जजमेंटल मिसस्टेटमेंट कहा जाता है। एंड थर्ड इज प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड याद होगा आपको, हमने कहा था कि अगर हमने सैंपल सेलेक्ट किया, उस सैंपल में मिसस्टेटमेंट निकल आई, हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या वो जो मिसस्टेटमेंट है वो वन ऑफ है, अनोमली है, या बाकी पॉपुलेशन में भी है। अगर अनोमलस ट्रांजैक्शन हो तो हम क्या करते हैं? उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको सेपरेट करके इग्नोर कर देते हैं, उसको कम्युलेट उस हद तक करते हैं जो सामने नजर आ रहा है। अगर अनोमलस ना हो, यानी कि हमें पता है कि बाकी पॉपुलेशन में भी ये हो सकती है, मैनेजमेंट हमें जस्टिफाई नहीं कर सकती, तो फिर हम क्या करते थे? उसको प्रोजेक्ट करते थे। प्रोजेक्ट करने का क्या फार्मूला होता था? वो स्टेटमेंट इन द सैंपल डिवाइडेड बाय सैंपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन। ये भूल गए हम फार्मूला? जितनी मिसस्टेटमेंट निकली है, जो मिसस्टेटमेंट निकली कितने सैंपल में निकली, उसको पॉपुलेशन के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकलेगी? आपकी मिसस्टेटमेंट निकलेगी। वो क्या है? वो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। वो क्या है? प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है। तो ये तीन तरह की मिसस्टेटमेंट्स होती हैं, फैक्चुअल, जजमेंटल एंड प्रोजेक्टेड। अब ये तीनों मिसस्टेटमेंट्स फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं। आप भी कहेंगे पता नहीं क्या सारा पढ़ाई जा रहा, क्या पढ़ाई जा रहा हूं, समझ आ रहा है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये जो स्टेटमेंट ये फिर दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, दूसरी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। रिलेटेड पार्टी के अंदर स्टेटमेंट कौन सी होगी? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव नहीं होगी। इंटरनल कंट्रोल में ब्रेक डाउन हो जाए, इंटरनल कंट्रोल फेल हो गए, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है? फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ है, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है? क्वालिटेटिव है। डिस्क्लोजर क्वालिटेटिव होते हैं क्वांटिटेटिव होते हैं? नॉर्मली क्वालिटेटिव होते हैं, लेकिन आप इसको
नेचर की बेस के ऊपर फर्दर भी कह सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव की जगह क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव क्या है? जो बाय अमाउंट क्या हो, मटेरियल हो। जो क्या बाय अमाउंट, मटेरियल हो। अब यहां पे फिर फर्दर बेटा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अंदर फिर ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव में फिर फर्दर आगे आपको ड्रिल डाउन करना पड़ता है। ड्रिल डाउन क्या है? एक होता है क्लियरली ट्रिबल, वैसे ये क्लियरली क्वालिटेटिव के अंदर भी आ सकता है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट में भी क्लियरली ट्रिबल आ सकता है। फॉर एग्जांपल डिस्क्लोजर्स है। डिस्क्लोजर आप समझते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर नहीं है, तो आप उसको क्या कह देंगे? क्लियरली ट्रिबल। क्लियरली ट्रिबल को पहले समझ लिया क्या होता है। ये इसका मतलब हरगिज नहीं है नॉट मटेरियल। क्लियरली ट्रिबल का मतलब हरगिज नहीं है नॉट मटेरियल। इसका मतलब ये है कि ये वो सेट ऑफ अमाउंट है मिसस्टेटमेंट की जिसको जितना मर्जी अकोमोलेट कर लिया जाए ये कभी भी मटेरियल नहीं होगी। इसको जितना मर्जी आप अकोमोलेट कर लें वो मटेरियल नहीं हो सकती। जब मिसस्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? मिसस्टेटमेंट्स को अकोमोलेट करते हैं। मिसस्टेटमेंट को क्या करते हैं? अकोमोलेट करते हैं। अकोमोलेशन से मुराद क्या होता है जी? इकट्ठा करना। इकट्ठा करना किस तरह से होती है? किस तरह से इकट्ठी की जाती है स्टेटमेंट्स? फॉर एग्जांपल एक बंदा सेल पे काम कर रहा है, एक परचेज पे काम कर रहा है, एक फिक्स्ड एसेट्स पे काम कर रहा है, एक पेबल पे काम कर रहा है। अब हर एरिया में एक मिसस्टेटमेंट की अमाउंट निकली है। अब वो जो मिसस्टेटमेंट निकलती है उसको हम क्या करते हैं? इकट्ठा करना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? अकोमोलेट। फॉर एग्जांपल रिसीवेबल में 10 रुपए की मिसस्टेटमेंट है, पेबल में 20 रुपए की मिसस्टेटमेंट है, सेल में 50 रुपए की मिसस्टेटमेंट है, परचेज में 20 रुपए की मिसस्टेटमेंट है। इन सारों को क्या करें आप? अकोमोलेट करें। इनको क्या करें? अकोमोलेट करें। अकोमोलेट करने के बाद उसको किससे कंपेयर करें आप? मटेरियलिटी लेवल के साथ कंपेयर करें। किससे कंपेयर करें? चलो देखें, क्लियरली ट्रिबल के साथ एक और कॉन्सेप्ट चलेगा आपको। समझ आ रही है बचाओ? ऊपर से तो नहीं गुजरी, बदोबदी तो नहीं हो रही? समझ आ रही है? मिसस्टेटमेंट्स को क्या किया जाता है? अकोमोलेट। अकोमोलेट करने के बाद जो बनती है वो बनती है स्टेटमेंट आपकी दो तरह की फर्दर हो जाती हैं। एक करेक्टेड और एक होती है करेक्टेड और दूसरी कौन सी होती है? अनकरेक्टेड। करेक्टेड में स्टेटमेंट से मुराद क्या है कि आपने कोई स्टेटमेंट निकाली और मैनेजमेंट से डिस्कस किया, मैनेजमेंट ने उसको ठीक कर दिया, तो क्या हो गई? करेक्टेड स्टेटमेंट हो गई। अनकरेक्टेड है, आपने स्टेटमेंट निकाली, मैनेजमेंट से डिस्कस किया, मैनेजमेंट ने कहा नहीं ठीक करनी, तो स्टेटमेंट अकोमोलेट करके या करेक्टेड होती हैं या अनकरेक्टेड होती हैं। अब अकोमोलेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग कि अकोमोलेट किस तरह से आपने करना है। अकोमोलेशन करते वक्त आपने क्लियरली ट्रिबल का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है। जो स्टेटमेंट क्लियरली ट्रिबल होगी उसको आपने जमा नहीं करना, उसको जमा नहीं करना। सही नहीं हो रही जितने प्रैक्टिस के सवाल आपके आते हैं। अकोमोलेशन से मुराद क्या है? इकट्ठा करना। क्लियरली ट्रिबल को आपने इकट्ठा नहीं करना। क्लियरली ट्रिबल वो अमाउंट होती है, डिस्क्लोजर में भी हो सकती है और अमाउंट में भी हो सकती है। अब जब आप अकोमोलेट करते हैं तो वहां पे फिर दो तरह की बातें होती हैं, एक करेक्टेड होती हैं और एक अनकरेक्टेड होती है। अनकरेक्टेड को फिर आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट्स हैं इनको फिर फर्दर आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो 3 हिस्से क्या हैं? एक है बिलो पीएम। पीएम क्या है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। एक है अबव पीएम। अबव पीएम से मुराद क्या है? अबव परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बट लेस देन टोटल मटेरियलिटी। अनकरेक्टेड स्टेटमेंट में पहले क्या है जी? बिलो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, यानी कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कौन सी स्टेटमेंट्स? अकोमोलेटेड। अकोमोलेटेड कौन सी? जो क्लियर ट्रिबल नहीं है उनके अलावा। उनके अनकरेक्टेड स्टेटमेंट क्या होंगी? या बिलो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होंगी या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से ज्यादा होंगी लेकिन टोटल मटेरियलिटी से कम होंगी। तीसरे नंबर पे क्या है? अबव
टोटल मटेरियलिटी, अबव टोटल मटेरियलिटी, यानी टोटल मटेरियलिटी से ज्यादा मिसस्टेटमेंट्स। इनके अंदर भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं, एक सिर्फ मटेरियल और एक होता है परवेसिव। आप दोबारा सुने, मिसस्टेटमेंट्स को अकोमोलेट किया जाता है एक्सेप्ट दोज मिसस्टेटमेंट विच आर क्लियरली ट्रिवियल। अब वो जो अकोमोलेट हुई उसकी दो टाइप्स बनी, एक करेक्टेड मिसस्टेटमेंट बनी और दूसरी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट बनी। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट में फर्दर हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, एक वो है जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से कम है, एक वो जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से ज्यादा है लेकिन टोटल मटेरियलिटी से कम है, तीसरे नंबर पे कौन सी है, अबव टोटल मटेरियलिटी, यानी टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी से ज्यादा की है। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएंगी, मटेरियल हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, मटेरियल। तो मटेरियल सिर्फ मटेरियल या परवेसिव, सिर्फ मटेरियल या परवेसिव। सिंपल मटेरियल से मुराद क्या है कि सिर्फ मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस किया, ज्यादा बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है, या किसी एक एरिया की स्टेटमेंट है जो सिर्फ मटेरियल है। अब परवेसिव से मुराद क्या होता है, इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे, सब यहां कॉन्सेप्चुअली से समझ लें, क्योंकि 705 जब हम करेंगे आइजा 705 उसमें हमने इसको दोबारा डिस्कस करना है। यहां पे एक बेसिक ब्रीफ डिफरेंस ले लें। परवेसिव से मुराद क्या है, मिसस्टेटमेंट किसी एक एरिया से रिलेटेड नहीं है बल्कि उसका इंपैक्ट कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैप्शंस के अंदर है। फॉर एग्जांपल सेल भी खराब है, परचेज भी खराब है, आपकी रिसीवेबल में भी इशू है, पेबल में भी इशू है, हर एरिया में किसी ना किसी में प्रॉब्लम है, विच इज कॉल्ड द परवेसिवनेस ऑफ द। ये किसी एक सिंगल कैप्शन से रिलेटेड है और वो इतनी बड़ी मिसस्टेटमेंट है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपकी खराब हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी सेटअप कर रहे हैं, उस कंपनी में सिर्फ है ही CWIP, और CWIP जो है वो 100 मिलियन का है और एसेट्स है ही नहीं खास। इस 100 मिलियन में 90 मिलियन की क्या है, मिसस्टेटमेंट है। तो ये क्या है, किसी एक कैप्शन से रिलेटेड है लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट की है कि अगर उसको एडजस्ट कर दिया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, खत्म। तो ये क्या आ जाएगी, ये भी परवेसिवनेस में आ जाएगी। हाँ भी रासिक, रासिक नाम है तुम्हारा, बताओ जरा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल एंड परवेसिव। नहीं जी, just explain the pervasiveness, what is called the pervasiveness। क्या वो सिंगल कैप्शन हो सकती है, क्या सिंगल कैप्शन हो सकती है, हो सकती है, हाँ सिंगल कैप्शन हो सकती है, मल्टीपल कैप्शन हो सकती हैं। सो व्हाट इज रूल फॉर सिंगल कैप्शन, हाँ भाई आप तो सिंगल कैप्शन के लिए क्या रूल है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मेजर इंपैक्ट, परवेसिव इंपैक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल CWIP 100 मिलियन का टोटल CWIP है, 90 मिलियन का ही उसमें स्टेटमेंट है, तो वो पूरी फाइनेंस अब है ही हमारे पास एक कैप्शन, मतलब है ही को नहीं, तो वो क्या है, परवेसिवनेस में आ जाएगा। मल्टीपल कैप्शंस की कोई एग्जांपल दें। लाजमी नहीं है कि सारी कैप्शन को करे, नॉट रिलेटेड टू द सिंगल कैप्शन बट रिलेटेड टू द वन और मोर कैप्शंस जिनके अंदर स्टेटमेंट है, तो उन सबको अकोमोडेट किया जाए तो जो मटेरियल इंपैक्ट बनेगा वो क्या लाएगा, परवेसिव इंपैक्ट लाएगा। वो क्या लाएगा, परवेसिव इंपैक्ट लाएगा। लेकिन दिस इज द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, दिस इज द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, दिस इज मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ये जजमेंट की बेस के ऊपर होता है कि हमारे लिए कौन सी चीज मटेरियल है और कौन सी चीज हमारे लिए मटेरियल नहीं है और कौन सी परवेसिव है। अच्छा जी, सिंगल कैप्शन लेकिन इतनी बड़ी है कि जिसकी वजह से पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो जाता है, तो फिर वो क्या बन जाएगी, परवेसिव बन जाएगी। मटेरियल में देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं, CWIP है 100 मिलियन का, इसमें 5 मिलियन की स्टेटमेंट है। अब ये 5 मिलियन हमारे लिए मटेरियल है, क्या ये परवेसिव इंपैक्ट है, क्या है ये मटेरियल इंपैक्ट है। अगर यहीं पे 95 कर दें, अब क्या हो जाएगा, सिंगल कैप्शन हो और पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट आ जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो फुटिंग है वही वैसे खत्म हो जाए, तो क्या बन जाएगा, परवेसिव बन जाएगा। अदरवाइज वो क्या होगा, मटेरियल होगा। बेटा मैं ना सिर्फ एक छोटी सी बात करता हूं कि ये जो मैं आपको यहां बातें कर रहा हूं, इसमें कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर में आज तक टेस्ट ही नहीं हुए, और कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर में टेस्ट हुए हैं लेकिन वो बड़े बेसिक लेवल के ऊपर टेस्ट हुए हैं। लेकिन आप अपनी लर्निंग का लेवल सिर्फ देखें कि लर्निंग किस लेवल पे हो रही है।
मुझे बैकवर्ड पढ़ाने की आदत नहीं है। बैकवर्ड से मुराद क्या होता है, पहले क्वेश्चन देकर फिर मैं आपको लर्निंग करवाऊं, वो कोई फायदा नहीं होता। उसमें होता क्या कि जो पेपर में चीज आ गई आपने वो तैयार कर ली है, जो पेपर में नहीं आया वो आपको पता ही नहीं है। जो होती है ना आपकी फॉरवर्ड लर्निंग, वो क्या होती है, आप पहले बेस पढ़ें, बेस के बाद आप प्रैक्टिस करें। मुझे अभी तक आप बताएं, अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो नए थे? किसी टॉपिक में कितने क्वेश्चन नए थे? हार्डली एक या दो तरह के कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं और वही बार बार रिपीट होते जाते हैं। नई चीज किसी में नजर आई आपको? मैं खुद बोर हो जाता हूं प्रैक्टिस करते करते कि यार ये जो है वो सेम सवाल में 3-3 दफा 4-4 दफा करवा रहा हूं। सैम्पलिंग देख लें, आप डेटर्स को देख लें, आप स्टॉक्स को देख लें, आप पिछले 3-4 अटेम्प्टों के पेपर उठा के लाएं, मुझे कोई एक सवाल दिखा दें जो आपने ना किया हो। हाँ, जो प्रैक्टिस करने वाली चीजें वो कौन सी हैं? जिसमें आपको फ्रॉड फैक्टर वाले क्वेश्चन होते हैं, रिस्क असेसमेंट होती है, उसमें और किए जा सकते हैं सवाल। वो जाहिर बात है हर दफा चेंजेस के साथ आते हैं, हर दफा नए पैरामीटर के साथ आते हैं। ठीक है, तभी फिर अभी अभी टॉपिक जो है दरमियान में ब्रेक कर लेंगे, हम दरमियान में प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगेन आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चंस किए हैं, आप लोगों ने कोई सवाल अटेम्प्ट किए हैं, उसमें प्रॉब्लम आई तो वो डिस्कस करें बेशक ना। ठीक है, तो ये सिर्फ सवालात करवाना मकसद नहीं है। मैं यहाँ क्वेश्चन बैंक खोल के रख दूंगा, आप लोग खुद ही बोर हो जाएंगे दूसरी तीसरी क्लास के बाद। आप ये क्या हो रहा है, पिछले देख लें, पिछले 5 लेक्चरों में क्या आप लोगों का हाल हुआ और आज का डिफरेंस देख लें। 5 लेक्चर क्या थे, वो पढ़ी हुई चीजों को से बुक को रीड करना था। मैं हक में नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए करवा दिए थे कि बच्चों की होती है अप्रोच के हमें जो चीज बुक को रीड नहीं करी हमें वो करवा दे। मैंने इसलिए सिर्फ आपको रीडिंग करवा दी थी, मैंने उसके अलावा कोई और उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था वरना तो टॉपिक सारा पढ़ लिया हुआ था। मैंने सैम्पलिंग के दोबारा सवाल करवा दिए, पहले मैंने डेटर्स के साथ लिंक करके फिर मैंने लदा करवा दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, सवाल तो वो, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम था दोनों में। तो अब बेटा यहां पे जो स्टेटमेंट है, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? एक मार्कर है, कैप घूम गई है, क्या मार्कर जाया हो गया? टाइम के साथ अभी जाया तो नहीं हुआ ना। अब ये मार्कर है, इसकी मैंने टिप भी खराब कर दी है, बैक बैरल भी खराब कर दिया है, नोजल भी खराब कर दिया है, इसके अंदर जो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं वो स्पॉन्जी होती है, इसमें वो फिल होती है, इंक फिलर होता है, वो भी खराब कर दिया है। आप बताओ ये सिंगल कैप्शन, सिंगल एक ही मार्कर आपके पास क्या यूज हो सकता है? क्या हो गया? प्रोग्रेसिव हो गया। अगर सिर्फ ढकना घूम गया तो फिर क्या है? मटेरियल है, खराब हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस इज द डिफरेंस। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैप्शन है, आपकी सेल के अंदर भी प्रॉब्लम है, आपके एसेट्स में भी प्रॉब्लम है, आपके पेबल में भी प्रॉब्लम है, हर एरिया में मिसस्टेटमेंट है और उन मिसस्टेटमेंट का जो इंपैक्ट है वो मटेरियल भी है। तो क्या बन जाएंगी आपके लिए? प्रोग्रेसिव बन जाएंगी, क्योंकि मिसस्टेटमेंट किसी एक कैप्शन से रिलेटेड नहीं है। अब किसी एक कैप्शन से रिलेटेड है तो उसका इंपैक्ट किस तरह से आता है? फॉर एग्जांपल कंपनी के पास टोटल एसेट्स में सिर्फ CWIP ही है, इसके साथ बैंक है, बैंक 5 मिलियन का है, 100 मिलियन का क्या है आपका? CWIP है। आपको पता चलता है कि 100 मिलियन के CWIP में 100 मिलियन के खर्चे हैं ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि 100 मिलियन इज एक्सपेंस, मैनेजमेंट ने इसको जानबूझ के क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? एसेट। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको एक्सपेंस की एंट्री पास कर दी जाए तो कंपनी की बैलेंस शीट फुटिंग ना होगी, खत्म हो जाएगी ना, सिर्फ 5 मिलियन रह जाएगा ये बैंक बैलेंस का, बाकी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब मिसस्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? किसी एक कैप्शन से रिलेटेड है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या है? इतना मटेरियल है कि अगर वो इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? जीरो। सो दिस इज कॉल्ड द परवेसिवनेस विद रिस्पेक्ट टू सिंगल कैप्शन। क्लियर होगी बात? बाकी 705 में दोबारा पढ़ना है जी। अब सवाल आता है कि क्या मिसस्टेटमेंट को आपस में ऑफसेट किया जा सकता है? मिसस्टेटमेंट को ऑफसेटिंग से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल मेरी कॉस्ट ऑफ सेल अंडरस्टेटेड है, सेल्स ओवरस्टेटेड, नहीं सॉरी अंडरस्टेटेड ना करें, कॉस्ट ऑफ सेल भी ओवरस्टेटेड है, सेल्स भी ओवरस्टेटेड है। मैनेजमेंट के पास आप गए, आपने कहा जी कि कॉस्ट ऑफ सेल में आपने कुछ खर्चे ज्यादा बुक किए हुए हैं और सेल में कुछ सेल ज्यादा बुक की हुई है, तो मैनेजमेंट कहती है तो क्या हो गया? सेल अगर मेरी 100 से ज्यादा है तो मेरी कॉस्ट भी 90 से ज्यादा है, तो आज आके 10 रुपए की फर्क है ना सर। तो आप कहेंगे 10 का फर्क है तो क्या जरूरत है इसको ठीक करने की, ये तो मटेरियल नहीं है। आप बताएं ये ठीक है? मैनेजमेंट का स्टांस ठीक है? मैनेजमेंट का स्टांस ठीक नहीं है। जो मिसस्टेटमेंट्स होती हैं वो हर कैप्शन की अपनी मिसस्टेटमेंट होती है। सेल अपने तौर पे मिसस्टेटेड है, कॉस्ट ऑफ सेल अपने तौर पे मिसस्टेटेड है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि दो मिसस्टेटमेंट को आपस में ऑफसेट या ऑफ नेट
नहीं किया जाता, बल्कि हर कैप्शन को सेपरेटली डील किया जाता है। अगर यहां पे बात की जाए तो मिसस्टेटमेंट, तो यहां 190 मिलियन की मिसस्टेटमेंट है, ना के 10 मिलियन की। ये बात समझाइए आपको। यानी अगर कॉस्ट ऑफ सेल मेरी 90 से ओवरस्टेटेड है, सेल मेरी 100 से ओवरस्टेटेड है, तो टोटल इंपैक्ट कितना है? 190 मिलियन का इंपैक्ट है। यानी हर कैप्शन को हमने सेपरेटली डील करना। मौली तो नींद क्यों आ रही है? मुझे नींद आ रही है इसलिए, मुझे तो नींद नहीं आ रही है, बड़े स्लो के बैठे हो, आगे बैठो इधर। मौली बड़ा परेशान बैठा, आज आगे आके मौली बैठ। मौली बंदे की ना शक्ल के ऊपर लिखा होता है कि बंदा परेशान है या नहीं है। इधर आगे आके बैठो, ओ आगे आके बैठो। क्या हुआ तुम्हें? आप क्यों परेशान बैठे हो? मौली तेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, तुम बदोबदी हुआ है। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दो मिसस्टेटमेंट्स को हम आपस में ऑफसेट नहीं करते, दो मिसस्टेटमेंट्स को आपस में ऑफसेट नहीं करते। अब ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये क्लास आपको समझ आ गई, आई गारंटी यू कि आपको चैप्टर 14 जो दुनिया में सबको मुश्किल लगता है वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, अगर मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन में फर्क, और फिर मिसस्टेटमेंट को डील किस तरह से करना है, ये दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें समझ आ गई, चैप्टर 14 कुछ भी नहीं है। चैप्टर 14 इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर बेस कर है। आप इसके ऊपर 2-4 मिनट लगाएं और इनको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। जो बातें ये मेरे पास, ये कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ मेजर इसकी चीजों के बारे में, इसके बारे में कोई नोट्स मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। पहले बता दूं आप लोगों को, कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है, किसी बुक में नहीं है, जो है यहां पे ही है। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें जी। मटीरियल और रिट्रीवल, करेक्टेड और अनकरेक्टेड भी होती हैं। फिर फर्दर उसमें आता है कि मटीरियल है या रिट्रीवल है। बेटा ये बातें आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो बड़े ही इसका बेसिक वर्जन मिलेगा, इससे ज्यादा चीजें आपको नहीं मिलेंगी। बार बार कह रहा हूं, ये चीजें अच्छे तरीके से समझ लें, कोई चीज आपने मिस आउट नहीं करनी। बेटा मैंने पहले बात क्या की, क्लियर रिट्रीवल नेवर मींस इमटेरियल। क्लियर रिट्रीवल इज अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर जिसको हमने कॉमुलेट नहीं करना, जिसको हमने अकामुलेट नहीं करना, दिस इज कॉल्ड द क्लियर रिट्रीवल। इंडिविजुअली मटेरियल से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल आपने सेल्स में सैंपलिंग की, सेल के अंदर मिसस्टेटमेंट निकल आई, आपने कहा मेरे लिए वैसे मिसस्टेटमेंट ये बड़ी अमाउंट की नहीं है, इसको इग्नोर कर देना चाहिए। इमटेरियल इज समथिंग डिफरेंट। इमटेरियल टोटलिटी के कॉन्सेप्ट पे आता है उस एरिया के अंदर। क्लियर रिट्रीवल अकामुलेशन के एस्पेक्ट से आता है। लेकिन इसको ज्यादा बहुत ज्यादा इतना ज़हन पे सवार करने की जरूरत नहीं है। ये फाइनल के अंदर तो शायद टेस्ट हो सकता है, उधर भी नहीं टेस्ट हुआ। आपके लेवल पे सिर्फ इतनी डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंशिएट करें व्हाट इज मेंट बाय द क्लियर रिट्रीवल। या वो हो सके स्टेटमेंट दे दे और केस पे कमेंट्स कर दें, वो कहे कि क्लियर रिट्रीवल से मुराद ये है कि वो अमाउंट जो मटेरियल है। आपने कहना मटेरियल वाले कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पे, मटेरियलिटी के साथ लिंक्ड है नहीं है, ये अकामुलेशन के साथ लिंक्ड है। इसको अकामुलेट करना है या नहीं करना, उसके साथ लिंक क्या है? क्लियर रिट्रीवल का कॉन्सेप्ट लिंक्ड है। नहीं समझ आई? नहीं आई, इधर नहीं समझ आई। एक स्टेटमेंट को जमा करना है या नहीं करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियलिटी, इज कॉल्ड क्लियर रिट्रीवल। भाई उसको इसलिए जमा नहीं करना कि आप उसको जितना मर्जी जमा कर लें, वो जमा करने के बाद मटेरियल हो ही नहीं सकती, इसलिए जमा करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन आपके लेवल पे जरूरी नहीं है। वो फिर एक टॉपिक के अंदर पूरा टॉपिक है। आप सिर्फ इसका बेटा समझने की हद तक रखें। क्लियर रिट्रीवल नेवर मींस इमटेरियल। क्लियर रिट्रीवल नेवर मींस इमटेरियल, ये लिख लें बेशक बात। इट इज रिलेटिंग टू accumulation of misstatement. Those amount which never will be accumulated will be clearly retrievable. जिनको accumulate नहीं करना वो clearly retrievable होंगी। कैलकुलेट कैसे होती हैं, डिटरमिनेंट कैसे होती हैं, वो आपके टॉपिक नहीं है इस वक्त, ना आपको समझने की जरूरत है इस लेवल पे। क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ चीजें डिफरेंट हो रही होती हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो आपके पिछले कॉन्सेप्ट भेज जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है यहाँ तक ही ब्रेक लगाएं, क्योंकि उसमें फिर जजमेंट बहुत ज्यादा होती है, चीजों की समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर रिट्रीवल मींस द अमाउंट विच विल नेवर बी accumulated
क्लियरली ट्रेबल नेवर मींस इमटेरियल, बस ये लिख लें बेटा। मैं क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका ना फिर मिक्स एंड मैच हो जाएंगे, क्योंकि ये आगे फिर बड़ी कॉम्प्लेक्स में रिक्वायरमेंट आ जाती है। एक सिंपल ले लें, आपने सेल्स के अंदर टेस्टिंग की, आपको पता चला कि टोटल जो 5 रुपए की स्टेटमेंट निकली है, टोटल कितनी स्टेटमेंट निकली है 5 रुपए की। आप इसको सिंपल दूसरे अल्फाज में लिख लें, एक एएमपीटी था, ट्रांजैक्शन लेवल ऑफ मटेरियलिटी थी, 3 लेवल थे ना मटेरियलिटी के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, परफॉर्मेंस लेवल और ट्रांजैक्शन लेवल। वो अमाउंट जो ट्रांजैक्शन लेवल से भी छोटी अमाउंट की स्टेटमेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपकी, क्लियरेटेबल होंगे। सिंपल ये रख लेगा। आप समझ आ गए, आप समझ आ गई बात की। मैं क्योंकि लिंक नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं एक तरफ कह रहा हूं इमटेरियल, दूसरा मैं फिर उसको दोबारा इससे लिंक कर रहा हूं। वो अमाउंट्स ट्रांजैक्शन लेवल ऑफ मटेरियलिटी से भी छोटी अमाउंट की स्टेटमेंट्स हैं, वो क्या होंगी आपकी, क्लियरली ट्रेबल होंगी। हाँ ये बताओ रासिक, व्हाट इज मेंट बाय द क्लियरली ट्रेबल? ठीक है, बस वो याद होगी ना। हाँ भाई क्या होगी, बस तो देखिए ये मसला था, मैं इसलिए नहीं बता। आप देखें मटेरियलिटी से लिंक नहीं करना, मैं समझाने के लिए बात की आपको। देखें हम इस एग्जांपल के नुकसानात, व्हाट इज मेंट बाय क्लियरली ट्रेबल, आप खुद ही बता दें किस बेसिस पे। मैं अभी तो बताया आपको जी, सबने ये याद रखा है ना, जो ट्रांसफर लेवल से छोटी अमाउंट होंगी। ठीक है यही कर लें। आपने सिर्फ ये बात ज़हन में रखनी है, क्लियरली ट्रेबल नेवर मींस इमटेरियल, बट द क्लियरली ट्रेबल स्टेटमेंट आर दोस दैट विल नेवर बी अकोमोडेटेड, क्योंकि उनको हम कभी भी मटेरियल नहीं कर सकते जब तक उसको अकोमोडेट हम करते रहें। तो इसकी सिंपल लाइव एग्जांपल के लिए क्या है कि वो अमाउंट्स जो ट्रांजैक्शन लेवल ऑफ मटेरियलिटी से छोटी अमाउंट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, क्लियरली ट्रेबल कहलाती हैं। जी मटेरियल नहीं हो पाएंगी। मैंने क्या बात किया, क्लियर रिट्रीवल का जो कॉन्सेप्ट है वो इमटेरियल का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 100 रुपए की मटेरियलिटी, यार मैं टॉपिक खोलने चाहते हैं कि मैं बता देता, चलें 100 रुपए की आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी क्या आपकी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कितनी है 75 रुपीज। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 50 की स्टेटमेंट निकला है, 50 मिलियन की क्या निकला ये स्टेटमेंट। अब क्योंकि ये मटेरियलिटी से छोटी अमाउंट है तो मैं कह दूं क्लियर रिट्रीवल है, ये बात हो रही है। अब फॉर एग्जांपल 100 रुपए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 75 की है और इंडिविजुअल हेड के अंदर 0.5 मिलियन की स्टेटमेंट निकल आएगी। अब ये क्या क्लियरेटेबल है, जो पहले पूछना यस नो में आंसर क्लियरेटेबल है। आपने पूछा कि स्टेटमेंट किस वजह से है, फ्रॉड की वजह से तो नहीं है, कंट्रोल के ब्रेकडाउन की वजह से तो नहीं है, सिस्टम के एरर की वजह से तो नहीं है, नेचर ऑफ स्टेटमेंट समझिए आपने। इसलिए कहता हूं कि जो क्लियरेटेबल कॉन्सेप्ट होता है ये मटेरियलिटी के साथ लिंक्ड इस तरह से नहीं होता। आप सिर्फ डेफिनेशन के पॉइंट से याद रखें और उसको जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बेसिक लेवल का दिया उस पर याद रखें, इससे ज्यादा उसको करने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर इनको भूल जाएंगे तो आगे कोई लेक्चर समझ नहीं आएगा। आज इतना इनफ है आपके लिए, क्योंकि इससे ज्यादा अगर कराऊंगा तो फिर आप लोगों का डाइजेस्ट भी नहीं होना, टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चन टिल हियर जी, एनी क्वेश्चन बदो बदी, पक्का जी, क्लियर हो गया, समझ आ गया आप लोगों को। ले जी आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड, मिलते हैं चलो फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।